हेलो, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रोमोसोम्स। सी, हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा? न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि डीएनए का व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ डीएनए। ठीक है, किस तरीके से डीएनए काम करता है, क्या आरएनए होता है। नाउ हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर ही, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। सेम टाइम पे डीएनए और क्रोमोसोम साथ नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि कभी भी शक्तिमान और गंगाधर साथ मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। बिकॉज क्योंकि दोनों एक ही तो चीज़ है, तो एक टाइम पे एक रोल करेगा, एक टाइम पे एक रोल करेगा। द सेम चीज़ इज क्रोमोसोम, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। ध्यान रखिए, जो क्रोमोसोम है इज नथिंग बट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। मीन्स लाइक ये डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है, इतना इससे कंडेंस होके बनता है क्रोमोसोम। धीरे धीरे कंडेंस करता जाता है, करता था। कंडेंस किससे करता है? ये एक स्ट्रक्चर पे कॉइल होता है, एक प्रोटीन पे कॉइल होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन। देखो, जो आपका डीएनए होता है ना, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके अंदर। और जो आपका प्रोटीन है, ये हिस्टोन, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे, वी नो। तो ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल, मतलब जो प्रोटीन है उसके ऊपर कॉइल करता है कौन? डीएनए। और कॉइल करके अपने स्ट्रक्चर को बहुत छोटा बना लेता है, और लास्ट में अलग सा, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर में कॉइल होता है। तो इस तरीके से कॉइल होके बनाता है क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम इज नथिंग बट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। ये जो डीएनए है, यही तो कंडेंस होके क्रोमोसोम बना है। दिस इज क्रोमोसोम। नाउ एक जो डीएनए है वो टुकड़ों में टूट के दो से ज़्यादा क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम भी बना सकता है, या फिर कंप्लीट डीएनए एक ही क्रोमोसोम भी बना सकता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्यों, मतलब क्रोमोसोम क्यों बनता है? तो देखिए, सेल के अंदर सिर्फ एक ही तो काम होता नहीं है कि प्रोटीन ही बनते हैं। एक और काम होता है, दैट इज सेल से दूसरी सेल भी बननी है, रिप्रोडक्शन। एक सबसे मेन वर्क हो रहा है रिप्रोडक्शन। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, या फिर मोर एक्यूरेटली अगर हम बोले तो सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है? ये काम चलता है कंडेंसेशन वाला, कि पूरा जो डीएनए है वो कंडेंस होके एक कॉइल्ड, एक पूरा ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। अब जनरली ऐसा नहीं है कि यही क्रोमोसोम की शेप है, किसी भी शेप में होता है। लाइक ऐसा भी होता है, ठीक है, आपका इस शेप में भी होता है क्रोमोसोम, कुछ ऐसा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, बट मोस्ट जो कॉमन शेप है वो हम इसी को ही मानते हैं। ये सबसे मोस्ट कॉमन शेप होती है डीएनए क्रोमोसोम को सिग्निफाई करने के लिए कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है। सो सेल डिवीजन के टाइम पे ही ये क्यों होता है? देखिए, मेरे पास अब सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होती है ना, एक सेल से दो सेल बनेंगी, और सेल का जो मटेरियल है वो भी डिवाइड होगा आधा आधा। और सेल के पास मेन धन दौलत क्या है? डीएनए। तो आधी आधी दौलत मिल जाएगी दोनों को, दो जो नई सेल्स बन रही है उनको आधी आधी। और आधी आधी कैसे मिलेगी? अब देखो, ये जो पूरा डीएनए यूं पड़ा हुआ नहीं रहता है, यूं 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 पड़ा हुआ रहता है, ऐसे पड़ा हुआ रहता है सेल के अंदर। अब इसको आधा आधा कैसे डिवाइड करें? और होना चाहिए आधा डिवाइड, है ना, आधा डिवाइड होना चाहिए। इसका सबसे पहले क्या होता है, ये जो चीज़ है इसका रेप्लिका। खैर ये चीज़ अभी हमको समझ में नहीं आएगी, बट फिर भी एक बार ट्राई कीजिए। इसका एक और फॉर्म बनता है, ठीक है, एक और इसका सेम स्ट्रक्चर बनता है, सेम ऐसा ही, और फिर वो दोनों सेल में चला जाता है। अभी के लिए आप इतना समझिए, ये जो डीएनए है इसको एज एन डिवाइड करना ईजी नहीं होता। हम इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको दो सेल के अंदर डिवाइड करना है तो दो पार्ट में डिवाइड करना है, नहीं, हमें क्या पता हम कहाँ से काटेंगे, इक्वल होगा या नहीं होगा। तो एंजाइम्स को, या फिर जो डीएनए के अंदर मशीनरी है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर, उसको थोड़ी ना पता है कि भैया कैसे। तो इसके लिए मैकेनिज्म होता है कि जो पूरा डीएनए है ना, इससे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनवा दो। अब इस स्ट्रक्चर को तो मैं इक्वली काट सकती हूँ, लाइक दिस कट हो सकता है ये तो ऐसे या फिर ऐसे, दो इक्वल पार्ट में। सो सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है। क्रोमेटिन मटेरियल से आपका क्रोमोसोम फॉर्म होता है, और ये जो क्रोमोसोम है ये डिवाइड होता है और सेल्स में क्या हो जाता है,
अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाता है कि कितना कितना, आधा अगर जाना है 2 क्रोमोसोम है तो एक एक चला जाएगा, लाइक दिस, है ना। जो भी डिवीजन का मेथड रहता है उससे ये डिवाइड हो जाता है। विल डिस्कस कि कैसा मेथड रहता है इन 2 टाइप के जब हम लोग सेल डिविजन्स पढ़ेंगे इन फर्दर वीडियोस, इन फर्दर चैप्टर। जैसे कि आपके 2 टाइप के सेल डिविजन्स की हम लोगों ने बात की थी, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये दोनों किस तरीके से होते हैं, क्या मेन फंक्शन है और किससे क्या बनता है और कौन से डिवीजन से क्या बनता है, विल डिस्कस फर्दर, है ना। अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि डीएनए क्रोमोसोम बनाता है, तो क्रोमोसोम इज नथिंग बट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए ही कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम बना लेता है। और अभी भी ये थ्रेड लाइक ही दिखता है, इतना कोई मोटा नहीं हो गया है, ठीक है। अभी भी थ्रेड लाइक, माइन्यूट सा फर्क आता है कंडेंस होने के बाद, बट अभी भी ये थ्रेड लाइक, इसलिए हम लोग क्रोमोसोम को भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड इट ऑल्सो कंटेन इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा मत सोचिए इसके अंदर भी इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर डीएनए। और जीन क्या है, व्हाट इज जीन? इस डीएनए का कुछ रीजन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो पार्ट जो अपने अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, लाइक ये वाला पार्ट कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कैरी करता है तो जीन है। इसके पास आंखें बनाने की इन्फॉर्मेशन है तो ये जीन है, इधर नाक बनाने की इन्फॉर्मेशन है तो ये जीन है। यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस डीएनए के फ्रेगमेंट या फिर टुकड़े के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो कंसिडर नहीं होगा एज ए जीन। तो जीन की तरीके से, या फिर जीन हम किसको बोलेंगे, द फंक्शनल यूनिट विच इज़ हैविंग सम इंफॉर्मेशन दैट इज़ टू बी इनहेरिटेड, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाली है। सेल डिवाइड होती है तो नेक्स्ट सेल में जाता है ना, ये पूरा का पूरा कंटेंट जाता है नेक्स्ट सेल के अंदर। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो एक क्रोमोसोम का अगर टिपिकल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का होता है और बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जो इसको, अच्छा, पूरा जो क्रोमोसोम होता है ना वो 2 ऐसे स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, एक ये और एक ये। इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसको, ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं अलग अलग, इनको एक को बोलते हैं क्रोमेटिड। तो पूरा एक क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड। एक पूरा जो क्रोमोसोम है वो किससे बनेगा, 2 चीज़ों से बनेगा, 2 क्रोमेटिड से बनेगा। 2 ये जो है फ्रेगमेंट हैं, तो एक 2 क्रोमेटिड, और बीच में जो स्ट्रक्चर इनको ज्वाइन करके रखता है दोनों क्रोमेटिड को, वो होता है सेंट्रोमियर। व्हाट इज दिस? दिस इज सेंट्रोमियर, है ना। तो क्रोमेटिड, the one complete strand or arm, we can say the another arm, एक क्रोमोसोम की 2 आर्म है। these are what? these are 2 arms of an chromosome, or 1 arm is considered as chromatid. So a single chromosome is composed of 2 chromatid which are connected by a structure that is termed as centromere. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। अच्छा, मैं बात करूँ इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, तो दिमाग लगाइए, वही होगा जो डीएनए के अंदर, और डीएनए के अंदर क्या था, सॉरी, वही होगा जो किसके अंदर है, आपके किस मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर है। तो क्रोमेटिन मटेरियल जो पूरा है वो 2 ही चीज़ों से है, तो उसके अंदर डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है। बिकॉज कुछ ये जो प्रोटीन है, हिस्टोन, इनके ऊपर ही तो लिपटता है ये डीएनए, इनके ऊपर तो कॉइल होता है डीएनए, तो 2 स्ट्रक्चर से मिलके बना होगा। कंडेंसेशन कैसे होगा? अपने आप डीएनए कॉइल नहीं होता, कुछ मैग्नेट चाहिए होता है जिसके ऊपर वो आयरन ऐसे कॉइल होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला अट्रैक्शन। एंड फिर क्या बन जाएगा? एक क्रोमोसोम बन जाएगा ना। हो, एक चीज़ याद रखिए, अगर मैं 2 क्रोमोसोम रख दूं आजू बाजू, एक क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। 2 क्रोमोसोम अगर साथ में रखे हैं, जनरली 2 पेयर्ड क्रोमोसोम जो होते हैं ना, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। कुछ क्रोमोसोम की टेंडेंसी होती है कि वो दोनों साथ रहते हैं, ठीक है। पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस। क्या बोलते हैं? होमोलोगस। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, बट फिर भी एक बार के लिए कि आपका कन्फ्यूजन कि होमोलोगस अगर कहीं टर्म आ जाता है आपको रहे साथ याद में, ठीक है। एक हमें मिलता है पेरेंट सेल से, लाइक एक स्पर्म में था ये क्रोमोसोम, और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी, लाइक वो आए बनाने की इन्फॉर्मेशन थी या जो भी थी। एक क्रोमोसोम हमें मिला मदर से, तो एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है होमोलोगस क्रोमोसोम में। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बट एक मदर से आया हुआ होता है, एक फादर से। लाइक हमारे अंदर हर
जो कैरेक्टर है उसके दो जीन है, एक मदर से आया हुआ है, एक फादर से आया हुआ है। लाइक मेरी आंखों का जो कलर है वो अगर मेरी मदर पे गया है, इट मीन्स मेरी मदर वाला जो जीन है वो डोमिनेट कर गया, उसका कैरेक्टर मेरे अंदर आया। इसका मतलब ये नहीं है फादर वाला जीन नहीं है, फादर का भी जीन है, मदर का भी जीन है, बट मेरे अंदर तो एक ही आना है। ये तो नहीं एक आई ब्राउन हो गई और एक ब्लैक हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो एक ही कैरेक्टर आएगा, वो आएगा जो डोमिनेट होगा, दूसरे वाले को सप्रेस कर सकता है। सो ध्यान रखिएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो दो सेम होते हैं, मतलब इनके अंदर जितने भी जीन होंगे ना वो सिमिलर होंगे। अब इसके अंदर खूब सारे जीन होंगे, इसके अंदर खूब सारे जीन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर आई का जीन है तो यहाँ पे भी आई का जीन होगा, यहाँ पे अगर नोज़ का जीन है तो यहाँ पे भी नोज़ वाला जीन होगा, ठीक है। तो अगर ये हो गए दो होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ एक जो क्रोमोसोम होता है उसकी जो दो आर्म्स होती है उनको सिस्टर आर्म बोलते हैं। एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड आर कंसिडर्ड एज सिस्टर, एक ही जगह तो दोनों सिस्टर होंगी। बट अगर मैं बात करूँ दो क्रोमोसोम, दो अलग क्रोमोसोम है, उनकी दो किसी भी आर्म को कंपेयर करोगे वो नॉन सिस्टर है। लाइक ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये 4 क्रोमेटिड मैंने नेमिंग दे दी। अब मैं पूछूं क्रोमेटिड नंबर 1 एंड 3 क्या है, सिस्टर है या नॉन सिस्टर है? एक क्रोमोसोम की है क्या? नहीं है, तो क्या है? नॉन सिस्टर है, ठीक है। सो ये दोनों क्या हो गई? सिस्टर। और ये दोनों क्या हो गई? नॉन सिस्टर। ओके, वेरी इजी, कुछ मतलब हार्ड वाली चीज़ नहीं है, सब समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको सब याद हो जाएगा। नाउ सो 1 2 3 4, अब ये नेमिंग के हिसाब से मैं फिर और क्वेश्चन पूछूं, 2 और 1 क्या है? 2 और 1 जो क्रोमेटिड्स हैं वो सिस्टर है, नॉन सिस्टर है? ऑफकोर्स सिस्टर है, बिकॉज एक ही सेंट्रोमीयर से जुड़ी हुई हैं। 3 और 2 क्या है, सिस्टर है या नॉन सिस्टर है? ऑफकोर्स सिस्टर, नॉन सिस्टर है, बिकॉज सेंट्रोमीयर दोनों की अलग है, एक ही क्रोमोसोम की नहीं है। तो ये सिस्टर और नॉन सिस्टर वाला फंडा आपको क्लियर रखना है। नाउ टिल हेयर हम लोगों ने पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि क्रोमोसोम भला क्या है, क्या होता है क्रोमोसोम, क्यों ये डीएनए से अलग है और क्यों क्रोमोसोम बनना है। बिकॉज इट इज़ ऑलवेज फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। थोड़ा सा कंडेंस होता है और ये दिखता है, ठीक है, आपको दिख जाता है माइक्रोस्कोप से, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली और थिन होता है, ठीक है। नाउ तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको सीधा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो क्रोमेटिड है या फिर जो क्रोमोसोम है वो क्या है। सो दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, या फर्दर और भी कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक किस टाइम पे ये फॉर्म होता है, क्या इसका कंपोजिशन है, लाइक दिस। एंड जीन एकदम क्लियर रखिएगा, सीधी डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज जीन। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन डीएनए, आरएनए, जीन एंड क्रोमोसोम। ये 4 चीज़ें दिमाग में भयंकर क्लियर रखिए कि डीएनए सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उससे आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन और फिर प्रोटीन से हमारा बॉडी, ये तो एक अलग सिस्टम चल रहा है। डीएनए के अंदर जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं जिनके अंदर एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है, पूरे डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होती, कुछ पार्ट्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, तो जिनके अंदर इंफॉर्मेशन है उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जीन। तो जीन समझ आ गया, आरएनए समझ आ गया, डीएनए समझ आ गया। ना क्रोमोसोम क्या होता है? तो डीएनए का जो कंडेंस फॉर्म है, डीएनए आरएनए ना बना के कंडेंस हो जाए पूरा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना ले ग्लोब्यूलर सा, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। वेरी इजी, चारों टर्म क्लियर हैं। नाउ ऑल्सो इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में, देन यू कैन आस्क, है ना, यू आर फ्री टू आस्क, आप कुछ भी पूछ सकते हैं अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो। वैसे मैंने पूरा ट्राई किया है बहुत इजी वे में समझाने का, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन, है ना। एंड द नोट्स आपको हमेशा रेगुलरली नोट करने हैं, मैं बोल रही हूँ, दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपका एनसीईआरटी में। बिकॉज वही ना कि एनसीईआरटी सेल्फ सफिशिएंट है, वी नो, बट फिर भी उसके अंदर जो लाइंस है ना, हम उनको सेपरेट थोड़ा नहीं कर पाते, हम इतना इजीली समझ नहीं पाते एनसीईआरटी लैंग्वेज को। अब वो ऐसा नहीं है लैटिन है या कोई और लैंग्वेज है इंग्लिश ही, बट उसका जो टर्म है, जो साइंटिफिक टर्म में जिस तरीके से, है ना, अलग अलग उसमें यूज़ किए हुए हैं वर्ड्स, हम लोग इतना उनको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। सो फॉर दैट पर्पस सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग ये नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपको इनको पढ़ना है, देन आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। एंड जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम है, प्लीज़ उनको बहुत अच्छे से आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है विद ऑल द लेबलिंग्स, है ना। लेबलिंग्स भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, साइंटिस्ट के नेम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंड आई बेट अगर आप इतना कर लेते हैं, आपके सेल चैप्टर में कहीं एक या आधा मार्क्स नहीं कटने वाला, बिकॉज इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है।
जब आपने सब ले लिया, सब आपने घोट के पी लिया, तो इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं ना। आपने तो इवन बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज ले लिया। जिन लोगों को इतना, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको 9th में इतना पता ही नहीं होता, बट हमें तो बहुत सारा पता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत सारा पता है। इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इट इज़ द बेस। अगर आपने ये एकदम क्लियर कर लिया ना, आगे आप बायो में कभी भी आप नीचे नहीं रहोगे किसी से भी। ध्यान रखिएगा एक चीज़, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे पीछे भागते हैं, ये रिफ्रेशर ले लेते हैं, वो रिफ्रेशर ले लेते हैं, ये अरे ज़्यादा तो कोई भी पढ़ लेगा, पहले बेसिक क्लियर कर लो। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई ना, इसमें एडअप तो मैं और भी करती जाऊँगी, बट मेरा नींव, मेरा जो बिल्डिंग का जो नींव है वही अगर नहीं है मजबूत, तो ऊपर वाली चीज़ तो ऐसे कितना भी रखती जाओ तो बाहर ही जाएगी ना। आपको ये नहीं पता क्रोमोसोम क्या है, फिर आप उसके बाद होमोलोगस पढ़ रहे हो, होमोलोगस के अंदर भी आप पूरे टाइप्स पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने सेल डिवीजन के अंदर पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया है, बट आपको ये नहीं पता क्रोमोसोम क्या है। सो क्या रह जाएगा फिर, कुछ फ़ायदा ही नहीं है इतनी पढ़ाई का। तो बेसिक पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए और उसको याद रखिए। बिल्कुल ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ये भी आ गया तो फिर आगे जाइए कि हाँ भैया मुझे तो ये भी आता है, अब मैं आगे जाऊँ। और ध्यान रखिएगा हमारी जो मेमोरी है ना वो वॉलेटाइल है, तो ऐसा कभी भी मत सोचिए कि मैंने जो चीज़ एक बार पढ़ ली वो तो अब मैं कभी नहीं भूलूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो झूठ है या फिर भयंकर जीनियस है, ठीक है। मैं ऐसी जीनियस नहीं हूँ, मुझे पता है, आप भी शायद नहीं होंगे तो आप अपने आप को पहचानिए, ठीक है। फिर अपना एनर्जी आप ना अच्छे पढ़ने में और बहुत ऐसे लगाइए। बाकी सबकी जो मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है, उड़ जाती है, कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं, चाहे कितना भी पढ़ लें। उसके लिए 2-3 दिन में वो चीज़ रिवीजन मांगती है, आपको रिवाइज़ करना होता है। सो फॉर दैट पर्पज़ प्लीज़ रिवीजन कीजिए। और आई बेट इसमें से कोई मार्क्स नहीं कटने वाला आपका सेल चैप्टर में। और कितना इंटरेस्टिंग है यार, सोचो आप अपनी सेल पढ़ रहे हो, हमारी बॉडी के अंदर ही ये सारी चीज़ ऐसे बनाई नहीं गई है कि साइंटिस्ट ने यूं ही मन कर रहा था आपका सिलेबस बढ़ाने के लिए तो ये 2 सेल बना दी, नहीं, ये सब हमारी बॉडी के अंदर है, जिनको हमें जानना है। हमें पता तो होना चाहिए हमारे अंदर चीज़ें क्या क्या हैं, कैसे काम चल रहा है, कैसे हम बन रहे हैं, प्रोटीन कैसे एक्ट कर रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ इंटरेस्ट के साथ इन सब चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस। नाउ विल डिस्कस फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। सब पढ़ लिया, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, क्रोमोसोम, आरएनए, जीन, न्यूक्लियोलस सब पढ़ लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस। सबसे पहला स्टोर हाउस ऑफ जीन, जीन का स्टोर हाउस है, दैट मीन्स इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर द एक नॉर्मल पर्सन के लिए, उसके बिल्डिंग अप, मतलब उसको पूरा बनने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट इज़ इन द न्यूक्लियस, आपके न्यूक्लियस के अंदर है। तो जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट रीजन या पार्ट है, सेम वैसे सेल का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो उसका ब्रेन है, दैट इज़ न्यूक्लियस। इजी। इसके बाद इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। भैया बिना पूछे कुछ नहीं होता, इससे सारी इन्फॉर्मेशन आगे जाती है और काम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने अलग ही कुछ काम कर रहा है, नहीं, पहले इजाज़त किससे मांगनी पड़ेगी, न्यूक्लियस। अब इजाज़त ऐसे नहीं मांगते हैं, कोडिंग्स है ना, इनके अंदर इसका मतलब मेरा ही नहीं पूछने जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया मैं ऐसा कर लूँ क्या, ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ा सा क्लियर रहिए। इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट क्या होता है, जो भी एंजाइम्स होते हैं वो बना के भेजता है आपका जो न्यूक्लियस होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के भेजता है, इन्फॉर्मेशन भेजता है, जिसके बेसिस पे जो पूरा सेल है वो वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट इट रेगुलेट सेल साइकिल। कैसे? बिकॉज देखिए ना, सेल डिवीजन भी तो करवाता है ये। अगर ये क्रोमोसोम बने ही ना तो क्या सेल साइकिल चलेगा? मतलब सेल साइकिल मतलब सेल का मतलब जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, एक सेल है, छोटी है, वो धीरे धीरे मैच्योर होगी, 2 में टूटेगी, फिर नई सेल बनेगी, फिर एक नया साइकिल चलेगा। इसको बोलते हैं पूरा सेल साइकिल। सेल के छोटे से स्मॉल सेल, एक इमेच्योर सेल है, उससे वो पूरी जो 2 में टूटती है, डिवाइड होती है, वहाँ तक का पूरा जो एक फेज़ होता है उसको सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल साइकिल को कौन रेगुलेट करता है? आपका न्यूक्लियस ही करेगा, बिकॉज उसके पास से सारी मशीनरी है, वही क्रोमोसोम बनवाएगा, वही डिवीजन करवाएगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस दैट यू हैव टू बी रिमेंबर। सीधा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस तो एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जिस पर क्वेश्चन आना ही आना है, मान के चल लीजिए, सीधा क्वेश्चन। और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होगा? तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन होता है, किसी भी ऑर्गेनेल को हटा दो और लिख दो तो क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं पहले बता रही हूँ, है ना। अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनाऊंगी कि अगर ये ऑर्गेनेल ना हो तो क्या होगा। तो आपको उसका फंक्शन पता होना चाहिए पहले कि वो काम क्या करता है। नहीं हो अगर वो, तो उसका जो काम है वो नहीं होगा, और इसका क्या काम है। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है एक सेल के अंदर तो एक्टिविटी रेगुलेट ही नहीं होंगी एक सेल की, वो वर्क ही नहीं करेगी। आपका ब्रेन नहीं है तो आप डेड हो ना, सेम वैसे।
ठीक है। सो टिल हेयर वी हैड कंप्लीटेड आर न्यूक्लियस वाला पार्ट, आर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल. नाउ विल गोइंग टू डिस्कस द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेलीज विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, आप इजीली पढ़िए, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ है और आप लोग सच में बहुत इंटेलिजेंट हैं जो आप इतना पढ़ रहे हैं. ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे, चिंता मत कीजिए. कोई भी डफर इंटेलिजेंट नहीं होता, डफर मैं हूँ. ठीक है, जो रिवीजन कर रहा है ना वो मतलब वो इंटेलिजेंट है. डफर कुछ नहीं होता, डफर वो होता है जो सोता रहता है, मेहनत ही नहीं कर रहा है. मेहनत करनी है, थोड़ा सा रिवीजन करना है, आपको सब इजीली समझ में आएगा. ठीक है, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए. आपके लिए है ना, मेरे लिए है ना, आपकी किसी घरवाली के लिए, आपके लिए. और बहुत इंटरेस्टिंग भी आपको समझ आएगा. ठीक है, अच्छे से पढ़िए. थैंक यू.